रहीम अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान। सुहेल अफरीदी साहब ने जो जरगा करवाया खैबर पख्तूनख्वा में, उसने काफ़ी ज़मीन को गर्म किया। और एस्टेब्लिशमेंट के लिए देखें, चीज़ें वो बेहतर होती हैं जिनके फ़ैसले एस्टेब्लिशमेंट ख़ुद करे। उसमें फिर वो कैलकुलेट करते हैं अपने मुताबिक, लेकिन जब सियासतदान फ़ैसले अपने हाथ में ले लें तो फिर वो कैलकुलेशन करते हैं अवाम की मर्ज़ी के मुताबिक। और नॉर्मली पाकिस्तान जैसे मुल्कों में या थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ में जो एस्टेब्लिशमेंट के फ़ैसले होते हैं वो अवाम के फ़ैसलों से मुतसादिम होते हैं, क्योंकि एस्टेब्लिशमेंट अपना मफाद देख रही होती है और पब्लिक जो है उसका मफाद उससे थोड़ा हटके या अलग होता है। अब यहाँ पे जो एलामिया जारी हुआ वो बहुत इंपॉर्टेंट है। एक तो ये बड़ा अनप्रेसिडेंटेड था, इस पर शाबाश देनी चाहिए खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत को, और ये उम्मीद करनी चाहिए कि ये एक आगाज़ है पॉलिटिकल डिबेट का पाकिस्तान के अहम तरीन मसले के ऊपर। देखिए, हमें बड़े मसाइल क्या हैं। हम एक सियासी तौर पे अदम इस्तेहकाम का शिकार हैं। हमारे जो है वो क्लाइमेट चेंज के बड़े सीरियस इश्यूज़ हैं। हमारे यहाँ दहशतगर्दी का बड़ा सीरियस मसला पाकिस्तान में है। माशी नुक्ता नज़र से पाकिस्तान एक कॉन्स्टेंट पॉलिसी नहीं बना पा रहा। ये वो चीज़ें हैं जिन्हें पाकिस्तान में दुरुस्त करने की ज़रूरत है। अगर एस्टेब्लिशमेंट को बाहर निकाल के पाकिस्तान के सियासतदान रफ्ता रफ्ता इस रास्ते पे चल पड़े, 1 साल 2 साल 4 साल जितना भी टाइम लगाएं, एस्टेब्लिशमेंट को बाहर निकाल दें और ख़ुद एक कंसेंसस जनरेट कर पाएँ, तो ये एक बहुत बड़ी कामयाबी होगी और पाकिस्तान इससे आगे बढ़ेगा। तो कम से कम उस तरफ चल पड़े। अब उम्मीद की जाती है कि आइंदा भी ऐसी चीज़ें होंगी। एलामिया इंपॉर्टेंट है। एलामिया में जो चीज़ें मौजूद हैं मैं आपको पढ़ के सुना देता हूँ। कुछ चीज़ें ऐसी मुझे लगा कि और भी चीज़ें हो सकती थी, लेकिन इस एलामिया में जो है मैं आपके सामने रख देता हूँ। खैबर पख्तूनख्वा अमन जरगे का मुतफ़िका तौर पे खैबर पख्तूनख्वा में जारी दहशतगर्दी की भरपूर मज़म्मत उन्होंने की जरगे ने, और इस बात का आदा करता है कि इसके ख़ात्मे के लिए सूबाई असम्बली को एतमाद में लेकर कानून के दायरे में मौजूद हर वसीला इस्तेमाल किया जाएगा जो इस सूबे में मुस्तकिल अमन का बायस बने। सूबाई हुकूमत करेगी अमन के लिए पूरी कोशिश, तमाम वसाइल इस्तेमाल करेगी। नंबर 2, अमन व अमान के हवाले से मुजव्वज़ा कवानीन के हवाले से मुतफ़िका करारदादें जो सूबाई असम्बली से पास की गई हैं उन पर फौरी अमल दरामद किया जाएगा। अब इसमें जो है वो एक और करारदाद भी थी। आपको याद होगा कि फ़ौज के पास जो खसूसी इख्तियारात हैं खैबर पख्तूनख्वा में, जिनके तहत वो ऑपरेशंस करते हैं या उन्हें ख़ास इख्तियारात मिले हैं ऑपरेशंस करने के, वो भी वापस लिए जाएँ। तो ये करारदाद का जब आप तज़किरा करते हैं तो एक्चुअली ये उसी से जाके जुड़ जाती है। नंबर 3, पुलिस और काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट दाखिली सलामती की क़यादत करेंगे और ज़रूरत के मुताबिक आइनी तौर पर बाकी इदारों से मावनत तलब कर सकते हैं, जबकि सूबाई हुकूमत खैबर पख्तूनख्वा इस मखदूश अमन व अमान की सूरत हाल में पुलिस और CTD को खसूसी माली मावनत फराहम करेगी। ये बड़ा पॉजिटिव है कि पुलिस कमांड करे, इख्तियार जो है वो पुलिस के पास, फ्रंट पे पुलिस रहे, क्योंकि पब्लिक डीलिंग में पुलिस सबसे बेहतर इदारा है। बहुत सारे प्रॉब्लम है पाकिस्तान की पुलिस में, लोगों को बड़े शिकवे शिकायतें भी रहे हैं, लेकिन पुलिस जितनी भी लॉ इन्फोर्समेंट है उन सब के मुकाबले में जो पब्लिक है उनसे बेहतर डील कर सकती है। उसकी एक वजह यह है कि पुलिस ने वहीं पे रहना होता है, वहीं पे डील करना होता है, उसी सोसाइटी का पुलिस हिस्सा होती है। ऐसा नहीं है कि किसी को आप सिंध से उठा कर ले गए या किसी को आप बलूचिस्तान से उठा कर ले आए या गिलगित से ले आए, नहीं, वो मकामी इलाकों के लोग होते हैं, तो वो ज़्यादा बेहतर जानते हैं वहाँ के डायनामिक्स को, और उनको पता है कि कहाँ तक जाना और कहाँ से आगे रेड लाइन है। लिहाजा पुलिस अगर डील करे और पुलिस की मावनत के लिए उनके बुलाने पर फ़ौज या दीगर इदारे हैं तो ये बड़ी अच्छी बात है। खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत इनको सपोर्ट फराहम करेगी और उनको सहूलियात देगी। गैर कानूनी महसूलात, भत्ताखोरी और जो मारामारी इस वक्त जारी है खैबर पख्तूनख्वा में, इसके लिए एक मजबूत पॉलिसी बनाई जाए ताकि दहशतगर्दों का जो माशी एक पूरा नेटवर्क है वो टूट जाए। खैबर पख्तूनख्वा बिलखसूस शोरिश ज़दा इलाकों में मादनियात की जो गैर कानूनी निकासी है इसका खात्मा किया जाए। इंपॉर्टेंट है कि जिन इलाकों में लड़ाई लगी हुई है या जहाँ पे हालात ख़राब हैं, हालात ख़राब होने की एक वजह मादनियात भी है, तो बिल्कुल मादनियात की खुदाई भी बंद कर दें, वहाँ से मादनियात की तरसील या वहाँ से मादनियात की निकासी उसको बंद किया जाए, खात्मा किया जाए। सूबाई और छठी ये है कि सूबाई असम्बली खैबर पख्तूनख्वा को जारी सिक्योरिटी इदारों की कार्रवाइयों और उनकी कानूनी बुनियादों के बारे में मुतय्यना मुद्दत में इन कैमरा ब्रीफिंग दी जाए।
یعنی ادارے آئیں اور بتائیں جناب ان کیمرہ بریفنگ میں کہ قانونی نقطہ نظر سے معاملہ کیا ہے اور کدھر ہے اور کرنا کیا ہے۔ صوبائی سطح پر امن کے فورم قائم کیے جائیں جن میں اکثریت غیر سرکاری اراکین کی ہو، یعنی سرکاری بندے نہ ہو، اور منتخب نمائندے، سیاسی جماعتیں، نوجوان، اقلیت اور خواتین، یہ لوگ اس کے اندر ہونے چاہیے جو وقتاً فوقتاً جو ہے وہ رابطوں میں بھی رہیں اور جڑے رہیں آپس میں۔ اس کے بعد ایک اور جو 8ویں شرط ہے وہ یہ رکھی گئی کہ شہری سطح پر پولیس کنٹونمنٹ اور بلدیاتی اداروں کے مابین ہم آہنگی کے لیے سٹی سیلز قائم کیے جائیں جو چیک پوسٹوں کے خاتمے کے لیے مقررہ وقت پر مبنی منصوبے تیار کریں۔ یعنی اب یہ فیصلہ کیا جائے کہ جو اضافی چیک پوسٹیں بن گئی ہیں خیبر پختونخوا میں، جن سے لوگوں کو اریٹیشن ہوتی ہے، لوگ پریشان ہوتے ہیں، احتجاج کرتے ہیں، ان چیک پوسٹوں کا وقتاً فوقتاً اب خاتمہ کیا جائے، ایک ٹائم فریم ان کا بنایا جائے۔ نمبر 9 یہ ہے کہ مقامی حکومتوں کے استحکام اور مالی تحفظ کے لیے آئینی ترمیم کی جائے، جبکہ پروونشل فائنانس کمیشن PFC کو نیشنل فائنانس کمیشن کے ساتھ منسلک کیا جائے۔ پھر 10ویں اس کے اندر جو ایک شرط ہے یا جو اعلامیہ کا حصہ ہے وہ یہ ہے کہ وفاق جو ہے وہ صوبے کو جو پیسہ وفاق نے دینا ہے، یہ بہت ساری مد میں ہے، یہ ساری لکھی ہوئی ہیں، 8-9 چیزیں لکھی ہوئی ہیں، تو یہ سارا پیسہ جو ہے وہ وفاق صوبے کو فراہم کرے تاکہ صوبہ اپنے لوگوں کے لیے کام کر سکے۔ پھر 11واں جو ہے خیبر پختونخوا امن جرگہ تجویز کرتا ہے کہ صوبائی حکومت اور صوبائی اسمبلی صوبائی ایکشن پلان مرتب کریں۔ 12واں یہ ہے کہ پاک افغان بارڈر کے تمام تاریخی تجارتی رستوں کو ہر قسم کی تجارت کے لیے فی الفور کھول دیا جائے۔ 13واں یہ ہے پاک افغان خارجہ پالیسی بنانے میں وفاق صوبائی حکومت سے مشاورت کرے اور سفارتکاری کو ترجیح دے۔ 14واں یہ ہے کہ امن جرگہ یہ تجویز کرتا ہے کہ وفاقی اور صوبائی حکومت کے درمیان تناؤ کو کم کیا جائے۔ 15واں یہ ہے کہ مشترکہ مفادات کونسل کا اجلاس آئینی مدت کے مطابق بلایا جائے۔ اور خیبر پختونخوا کا قومی جرگہ بھی بیچ میں ہاتھ سے لکھ کر اس میں شامل کیا گیا کہ وہ بھی اس کے اندر تشکیل دیا جائے اور اس کو شامل کیا جائے۔ تو یہ ایک اعلامیہ ہے، متوازن ہے۔ اب امید کرتے ہیں کہ جو سٹیک ہولڈرز ہیں، چاہے وہ اسٹیبلشمنٹ ہے، فیڈرل گورنمنٹ ہے، وہ سارے اس کے اوپر توجہ دیں گے۔ یہ خیبر پختونخوا کی پولیٹیکل پارٹیز اس کے اندر بیٹھیں اور انہوں نے سب نے دستخط کر کے اس کے اوپر بات کی ہے۔ اب ناظرین آ جائیں واپس آئینی ترمیم کے اوپر۔ نواز شریف صاحب آئے قومی اسمبلی میں، انہوں نے آئینی ترمیم کے لیے ووٹ ڈالا۔ اب یہ وہ نواز شریف ہیں جنہوں نے بار بار یہ بات کی کہ جرنیلوں سے آزادی کا انہوں نے نعرہ لگایا۔ وہ ہمیشہ یہ کہتے رہے کہ جرنیلوں نے پاکستان کو تباہ کیا، جرنیل جو ہے وہ چیزوں کو خراب کرتے ہیں، یہ ملٹری کے جرنلز جو ہیں انہوں نے امن و امان کو بھی خراب کیا، یہ بار بار نواز شریف صاحب کہتے رہے۔ اور آج وہی نواز شریف صاحب بیچارے ایک جرنیل کی خوشامد میں سینئر اردلی بن گئے۔ شہباز شریف صاحب کو تو اردلی کا عمران خان صاحب نے، اب نواز شریف صاحب ان سے سینئر ہیں تو انہوں نے آ کر بھی وہی کام کیا۔ نواز شریف کے سامنے ایک بڑی عجیب صورتحال تب پیدا ہوئی اور مجھے بڑا امبیرسنگ لگا وہ لمحہ، وہ صورتحال، جب میاں نواز شریف صاحب وہاں پہ موجود تھے اور ان کے سامنے اپوزیشن کے اراکین یہ نعرے لگا رہے تھے کہ نہ وہ بھاگا نہ بیمار، قیدی نمبر 804۔ یعنی عمران خان صاحب نواز شریف صاحب کی طرح بھاگے بھی نہیں، کوئی ڈیل نہیں کی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ، کوئی خصوصی طیارہ لے کر پاکستان سے باہر نہیں گئے، اور نہ انہوں نے بیماری کا بہانہ بنایا۔ تو نہ وہ بھاگا نہ بیمار، قیدی نمبر 804۔ میاں صاحب کو یہ نعرے سننے پڑے، مجھے ان پہ ترس بھی آ رہا تھا کہ 3 مرتبہ کا وزیر اعظم رہنے والا شخص آرمی چیف کو تا حیات مراعات اور استثنا دینے کے لیے ایوان میں آ رہا ہے، عدلیہ کو مکمل طور پہ تباہ کرنے کے لیے ایوان میں آ رہا ہے، سپریم کورٹ آف پاکستان کو عملی طور پہ تقریباً ختم کرنے کے لیے ایوان میں آ رہا ہے، ججز کو ایک حکومت کا ماتحت ادارہ بنانے کے لیے ایوان میں آ رہا ہے۔ تو میں نے آپ کو 2 دن پہلے عرض کیا تھا کہ نواز شریف صاحب اس سارے گیم کا حصہ ہیں۔ بہت سارے لوگ ایسی باتیں پھیلا رہے تھے کہ نواز شریف صاحب اس سے خوش نہیں ہیں، انہیں یہ پسند نہیں ہے۔ دیکھیں 324-25 ووٹ چاہیے تھے، 331 ووٹ پڑے۔ نواز شریف نہ بھی آتے تب بھی یہ آئینی ترمیم ہو جاتی، لیکن نواز شریف صاحب کو اس آئینی ترمیم کے لیے آنا پڑا۔ وہ اس لیے آنا پڑا کہ ایک تو انہیں لاسٹک کی شلوار ہے ان کے پاس، میاں نواز شریف صاحب جو ہے انہیں جعلی الیکشن جتوایا گیا ہے فارم 47 پہ، کینسر زدہ پیشنٹ یاسمین راشد صاحبہ ان کو جیل میں بند کر کے میاں صاحب کو جعلی سیٹ دی گئی ہے۔ ایک تو وہ خوف ہے کہ وہ ان سے چھن جائے گی، دوسرا میاں نواز شریف صاحب ذاتی طور پہ اس کے حامی ہیں۔ میں نے آپ کو 2 دن پہلے بتایا تھا کہ میاں صاحب نے اپنے ساتھیوں کو کہا کہ ہر حال میں ہمیں ضرورت ہے عاصم منیر صاحب کی، ان کو ہماری اتنی ضرورت نہیں ہے جتنی ہمیں ان کی ضرورت ہے، اور جو یہ کر سکتے ہیں وہ کوئی اور نہیں کر سکتا۔ یہ میں نے آپ کو 1 دن پہلے بتایا بھی تھا، 1-2 دن پہلے۔ ناظرین زرداری صاحب بھی آپ کو یاد ہوں گے،
जिन्होंने फौज के जर्नैलों को ये कहा था कि तुम 3 साल के लिए आते हो और हमने हमेशा यहीं रहना है, लेकिन अब उन्होंने खुद एक जर्नैल को 3 साल से बढ़ा के 5 साल और फिर ताहयात कर दिया, बल्कि ताहयात उन्हें इस्तिस्ना भी दे दिया। बिलावल ने ना एक बड़ी ज़बरदस्त तकरीर की अपनी तरफ से, वो एक जुमला दूसरे से मिल ही नहीं रहा था, एक ऐसा कन्फ्यूजन था। हमेशा गुडी गुडी माहौल में बिलावल ने तकरीरें की हैं, अच्छा माहौल बनाकर दिया गया, नए सियासतदान हैं, एनर्जी शो करते हैं, लेकिन बिलावल ने जो बातचीत की ना तो मुझे तरस आ रहा था कि यार एक बात दूसरी बात से मिल नहीं रही। वजह यह है जब आपके पास बयानिया ना होना तो फिर आप कुछ भी नहीं कर सकते, आप जितना मर्जी चिल्ला लें, गला फाड़ लें, आपके पास बयानिया नहीं है, आप कुछ भी नहीं कर सकते। अब बिलावल ने इस सारे मामले को जो तरमीम है, स्पेशली जो 243 है आर्मी चीफ वाली, फील्ड मार्शल वाली, वो उन्होंने जोड़ दीजिए फील्ड मार्शल ने भारत को शिकस्त दी और हमने उनके ओहदे को आईनी तहफ़्फ़ुज़ दे दिया है। अब ये बड़ी ज़्यादती है बिलावल के साथ कि उन्हें बताया गया कि आप ये कह देंगे तो आपका काम बन जाएगा। देखिए, पाकिस्तानी अब बेवकूफ़ नहीं है, उन्हें पता है कि आईनी तहफ़्फ़ुज़ क्या है और भारत के साथ लड़ाई का इससे क्या ताल्लुक़ है। यानी ये और भी लोग कह रहे हैं कि भारत के साथ लड़ाई, शहबाज शरीफ ने भी यही बात की कि जनाब क्योंकि भारत के साथ लड़ाई हुई, बड़ी कामयाबियाँ मिली हैं, तो हमने फील्ड मार्शल के ओहदे को आईनी तहफ़्फ़ुज़ दिया। जो फील्ड मार्शल का एक टाइटल है ना, वो जिसको मिलता है वो सारी ज़िंदगी रहता है। ये बात पहले से सबको पता थी, ये मैं आपको पहले बता भी चुका हूँ अपने वीलॉग्स के अंदर। इस मरतबा फील्ड मार्शल के ओहदे को कोई आईनी तहफ़्फ़ुज़ नहीं दिया गया, किया ये गया है कि उनकी मुराद को सारी ज़िंदगी के लिए जारी कर दिया गया, कंटिन्यू कर दिया गया, नंबर 1। नंबर 2, उन्हें मरते दम तक के लिए इस्तिस्ना दे दिया गया कि इनके ऊपर कोई भी शख्स कोई केस ना कर सके। इस बात का खौफ ना रहे कि इनके ऊपर कोई केस हो जाएगा, इन्हें अदालत में जाना पड़ेगा या जेल में जाना पड़ेगा या थाने में पकड़े जाएं या किसी और जगह पकड़े जाएं। इनको इस्तिस्ना मिल गया, किसी फौजी अदालत में, किसी सिविलियन कोर्ट में, कहीं पे इनके ऊपर कोई केस नहीं हो सकता क्योंकि आइन ने इनको इस्तिस्ना दे दिया है। अब ये एक काम इन्होंने किया, तो इसका इंडिया के साथ क्या ताल्लुक है, या अफगानिस्तान के साथ लड़ाई के साथ क्या ताल्लुक है? क्या इंडिया और अफगानिस्तान पाकिस्तान की अदालतों के जरिए से आसिम मुनीर साहब पे कोई केस चलाना चाहते हैं? क्या वो पाकिस्तान में आकर कोई मुकदमा दर्ज करना चाहते हैं? यानी मेरी समझ से बाहर है कि वो क्या जवाब क्या गढ़ रहे हैं। भाई इसकी सिंपल वजह ये इंडिया और अफगानिस्तान नहीं है, इसकी वजह इमरान खान और उनकी पॉलिटिक्स है। इसकी वजह जो मौजूदा सियासतदान है वो है, क्योंकि आसिम मुनीर साहब भी अच्छी तरह जानते हैं कि जो बाजवा साहब की बैंड बजाई है PMLN ने, तो ये आसिम मुनीर साहब जब जाएंगे तो उन्हें भी माफ़ नहीं करेंगे। और इमरान खान साहब से भी ये लोग एक दूसरे को डराते रहते हैं कि इमरान खान आ जाएगा तो ये कर देगा, तो वो कर देगा, वो नहीं छोड़ेगा। वो बेचारे अपोजिशन वाले गारंटियां देते हैं कि जी हम इमरान खान की गारंटी देते हैं, वो आपको कुछ नहीं कहेगा, उससे ना डरें आप। लेकिन ये एक्चुअली जो तरमीम है ना, ये खौफ की वजह से है। चौधरी निसार अली खान जो एस्टेब्लिशमेंट को बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं, उन्होंने भी यही बात की कि ये खौफ की वजह से अब एक बेचैनी पैदा हो रही है। नाज़रीन, बेचैनी ये है कि देखें प्रैक्टिकली काम तो बहुत सारे बंदों ने किया है ना, चाहे मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट के करैक्टरों में कोई 1-2 तो नहीं है, वो बहुत सारे हैं। शहीद अरशद शरीफ के केस के अंदर भी 7 फौजी अफसरान के नाम है। जो धांधली वाला मामला है, पूरे मुल्क का मैंडेट चोरी हुआ, वो जाके सिकंदर सुल्तान राजा के गले में फंसेगा। कुछ चीज़ें काजी फायद ईसा के जाके गले में फंसेंगी। अब उन सारों को तो आईनी तहफ़्फ़ुज़ नहीं है, तो एक बेचैनी पैदा हो गई है कि हमारे फील्ड मार्शल साहब को आईनी तहफ़्फ़ुज़ मिल गया, वो कोई भी ऑर्डर दें, कोई भी बात करें, कुछ भी करें, उनके ऊपर कभी भी कोई मामला नहीं होगा, वो आईनी तौर पे महफूज रहेंगे। लेकिन जो लोग आगे उसको एग्जीक्यूट करेंगे या आगे जाके कोई चीज़ करते हैं जो गैर कानूनी या गैर आईनी होती है, उन सारों को तो आईनी तहफ़्फ़ुज़ नहीं है। तो वहाँ पे भी एक बेचैनी, और आने वाले दिनों में आपको ये बेचैनी बढ़ती हुई नज़र आएगी। नाज़रीन, इसहाक डार साहब ने एक इंकशाफ किया, वो मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। इसहाक डार साहब ने कहा कि इरफान सिद्दीकी साहब जब बीमार थे तो मैंने, क्योंकि वोट का टाइम आ रहा था सेनेट में, तो 2 बंदे भिजवाए कि जाके पता करें। तो बंदे गए और उन्होंने जाके पता किया तो उन्हें बहुत सारे गैजेट्स लगे हुए थे, वो बेहोशी के आलम में थे। तो डार साहब ने एक बड़ा अजीबोगरीब क्लेम कर दिया कि डॉक्टर ने कहा कि इनको एम्बुलेंस में डाल के स्ट्रेचर पे हम भिजवा देते हैं अगर आपको चाहिए तो। ऐसे डॉक्टर को तो जेल में डाल देना चाहिए, जो एक नीम बेहोश मरीज को, यानी जो होश में ही नहीं है मरीज, जिसको जनाब मशीनें लगी हुई हैं और मशीनों के जरिए से उसको जिंदा रखा हुआ है, एक ऐसे मरीज को कोई डॉक्टर कहता है कि आप इसको उठा के हम आपको एम्बुलेंस में या स्ट्रेचर पे डाल देते हैं, आप इसको ले जाएं और जाके सेनेट में अपनी कार्रवाई कर लें। मैं हैरान हो रहा हूं, मुझे ये कंफर्मेशन चाहिए। कोई जर्नलिस्ट अगर हमारे वहां पे मौजूद हैं तो जाके डॉक्टर्स का इंटरव्यू करें, उनसे पूछें कि क्या आपने ऐसी ऑफर की थी कि इस हालत में
जो बिस्तरे मर्ग के ऊपर एक आदमी पड़ा हुआ उसको उठाकर आप सेनेट के इजलास में भेजना चाह रहे थे। मुझे नहीं लगता कि दुनिया का कोई कसाई डॉक्टर भी होगा तो वही हरकत करेगा कि जनाब हम इसको भेज देते हैं, आप इसको ये नीम मुर्दा आदमी से आप वो करवा लें। हालांकि बहुत सारे लोग दावा कर रहे हैं कि उनका इंतकाल हो चुका था। तो डॉक्टर साहब ने मुझे लगता है कि बढ़ा चढ़ा के बात करते करते एग्जैजरेट कर गए। डॉक्टर ऐसा कर नहीं सकते। जो मेरी समझ है उसके मुताबिक तो ये नामुनासिब है और ये मुमकिन भी नहीं लगता मुझे। अच्छा नाज़रीन, एक तस्वीर वायरल हुई नवाज शरीफ साहब की, ये कौमी असम्बली से। नवाज शरीफ साहब ना हाथ से ऐसे प्यार कर रहे हैं आसिफ जरदारी साहब की साहबजादी को, आसिफा जरदारी को। तो बहुत सारे लोगों ने उस पर बहुत सारी बातें की कि जनाब ये शफकत है मियाँ साहब की, ये आज की सबसे खूबसूरत तस्वीर है, ये है जमहूरियत का हुस्न है ये, और कोई इखलाकियात कह रहा है, कोई सियासी इक़दार कह रहा है। देखिए तस्वीर अच्छी है, देखें तो आपको अच्छा लगता है कि एक बुज़ुर्ग आदमी एक बच्ची को जो है वो प्यार कर रहा है, हाथ से सर में उसको थपथपा रहा है। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि ये दोनों लोग यहाँ पे कर क्या रहे हैं। मियाँ नवाज शरीफ साहब के अंदर अगर ये सियासी इक़दार है तो आज बहुत सारी बच्चियाँ जेलों में बंद हैं और वो बेगुनाह बंद हैं, सब जानते हैं। उनका गुनाह सिर्फ इतना है कि वो नवाज शरीफ के जो पॉलिटिकल सबसे बड़ा मुखालिफ है इमरान खान, वो उसकी हमायत कर रही हैं और उनको उठा के जेलों में डाला हुआ है जाली मुकदमात में। एक एक वकूए के 6-6 अलग अलग शहरों में मुकदमात करके उन्हें जेलों में बंद कर दिया। डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा 70 साल से ज़ायद उम्र है, नवाज शरीफ की उम्र की हैं, बुजुर्ग हैं और कैंसर की पेशेंट हैं। वो बाहर आ जाती हैं, फिर उन्हें बंद किया जाता है कि नहीं ये तो नवाज शरीफ का हल्का है, यहाँ से तो मियाँ साहब को इलेक्शन जितवाना, ही बीबी को वापस बंद करो। तो मियाँ साहब की वहाँ पे इखलाकियात कहाँ गई, वहाँ पे मियाँ साहब के अंदर का इंसान कहाँ गया। बहुत सारी ख़वातीन को सड़कों पे घसीटा गया, जलील किया गया, रुस्वा किया गया, अभी तक जेलों में बंद रखा गया। और ये दोनों लोग जो वहाँ मौजूद हैं, चाहे वो बच्ची आसिफा जरदारी है चाहे नवाज शरीफ है, ये दोनों असेंबली में कैसे पहुँचे। आसिफा जरदारी को बिला मुकाबला पहुँचाया गया, उनके मुकाबले तमाम उम्मीदवारों को ज़बरदस्ती बिठा दिया गया। बाद में एक उम्मीदवार चिल्लाता रहा कभी मैं तो बैठा ही नहीं था। इन्होंने ऐसे ही अनाउंस कर दिया कि बिला मुकाबला ये होगी, मैं तो बैठा ही नहीं था। किसी को गायब कर दिया, किसी को उठा लिया, किसी पे मुकदमा कर दिया, किसी को पैसे दे दिए। इस तरीके से तो इलेक्शन जीत कर ये लोग आए। ये दोनों लोग इस असेंबली में जाली तरीके से पहुंचे हैं और इनकी तस्वीर को लेकर जज्बाती होने की बजाय हमें हकीकत का सामना करना चाहिए कि ये लोग यहां पे आए कैसे हैं। अब नाज़रीन, एक हनीफ अब्बासी साहब ने एक जुमला बोला और वो मैं समझता हूं कि एक कत्ल की धमकी है एक तरह से, क्योंकि इमरान खान साहब पे जब पिछली मरतबा कातलाना हमला हुआ तो उससे पहले माहौल बनाया गया था। अब हनीफ अब्बासी साहब का जो जुमला है मैं आपके सामने रख देता हूं। उन्होंने कहा अगर ये रवैया ना बदला तो ऐसा ना हो कि इनके लीडर की वक्त से पहले ही फातिहा पढ़ ली जाए। ये अब कत्ल की धमकी, फातिहा तो उसकी पढ़ी जाती है जिसका इंतकाल हो जाता है। कि अगर रवैया ना बदला, कौन सा रवैया? वो कहते हैं हमें हमारे पॉलिटिकल राइट्स दिए जाए, वो ये कहते हैं कि हमें हमारा मैंडेट वापस किया जाए, वो ये कहते हैं कि जो जबरी तौर पे इंसानों को लापता कर रहे हैं, इंसानियत की पामालियाँ कर रहे हैं, वो ख़त्म की जाए। तो इसको रवैया बदलने की ज़रूरत क्या है? ये तो बेहतरीन रवैया है। इस मामले को लेकर इमरान खान साहब को कत्ल करने की एक तरह से धमकी दी है।